हमारी आवाज आ रही है सबको? बेसिकली कल हमने कार्नवालिस के बारे में बता रहा था, और कार्नवालिस के बारे में हमने जमींदारी बंदोबस्त बताई थी। कार्नवालिस कार्नवालिस इसका हमने जमींदारी बंदोबस्त को बता दिया था कि क्या है, कैसे होता है, ये पूरा मैंने बताया था। इसमें किसी कोई डाउट हो तो बता। अब लिखिएगा कार्नवालिस के अन्य प्रशासनिक सुधार। आज का टॉपिक है कार्नवालिस के अन्य प्रशासनिक सुधार। कहते हैं कार्नवालिस के बारे में कि कार्नवालिस ने भारत में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने में बड़ा रोल प्ले किया। इसने दीवानी और फौजदारी न्यायालय में परिवर्तन किया। ये कार्नवालिस कोड के लिए भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कार्नवालिस कोड क्या है। कार्नवालिस कोड क्या है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके दीवानी और फौजदारी न्यायालय में क्या सुधार हुआ ये जानेंगे हम। दीवानी और फौजदारी न्यायालय सर। में। हाँ भाजी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आ रही है। जैसे कि कार्नवालिस हमने कल पढ़ाया था, तो उसी को हम कल आगे बढ़ा रहे हैं। कार्नवालिस को अभी तक हमने क्या बताया था? जमींदारी बंदोबस्त, कि कार्नवालिस ने भारत में एक जमींदारी भू बंदोबस्त को लेके आया, वो हमने बताया था। अब जो हम आगे देखेंगे कि कार्नवालिस ने अन्य प्रशासनिक सुधार क्या किए, अन्य चीजों को कार्नवालिस ने क्या किया। कार्नवालिस ने अन्य प्रशासनिक सुधार क्या किया, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट। हाँ, जैसे क्या क्लियर। तो देखिए अन्य अन्य सुधार में उसने क्या किया, इसको किनारे कर दो सर, इसको किनारे कर दिया। अन्य न्याय सुधार इसने क्या किया, उसमें हम सबसे पहला मुद्दा ये देखेंगे कि न्याय व्यवस्था में विधि का शासन, लिख लीजिएगा, न्याय व्यवस्था में कानून का शासन लागू करने वाला पहला व्यक्ति जो भारत में लागू कराया वो था कार्नवालिस था। देखिए सबसे पहले लिखिएगा न्यायिक सुधार, कार्नवालिस के न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार में सबसे पहले याद रखिएगा, इसने जो सबसे पहला न्यायिक सुधार किया कि प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी न्यायालय में न्याय की एक लड़ी लगा दी। सबसे पहले अगर कहा जाए कि इसके दीवानी मामले में क्या किया कि नीचे से लेके मुंसफ रजिस्ट्रार से लेके ऊपर तक का न्यायालय की एक लड़ी लगा दी। तो लिखिएगा न्यायिक सुधार में दीवानी न्यायालय में कार्नवालिस के सुधार। कार्नवालिस ने दीवानी न्यायालय में क्या किया। देखिएगा दीवानी न्यायालयों में सबसे पहले कार्नवालिस ने दीवानी न्यायालय में न्यायालय की एक लड़ी लगा दी। सबसे नीचे होता था मुंसफ का न्यायालय, सबसे नीचे ग्राम लेवल पे मुंसिफ का न्यायालय होता था, मुंसफ कोर्ट होता था। इसलिए जगह सबसे नीचे होता था मुंसफ का कोर्ट होता था, और ये 50 रुपए तक के मामले सुनते थे। 50 रुपए तक के मामले सुनते थे, मुंसफ का होता था। और इसका जो जज होता था भारतीय होता था। दीवानी न्यायालय में सबसे निचला कोर्ट कौन सर, सा ये है? एक बार वापस से बोल दीजिए। हाँ, लिखिए कार्नवालिस ने दीवानी और फौजदारी न्यायालय में एक सुधार किया। दीवानी और फौजदारी न्यायालय में सुधार किया। दीवानी न्यायालय में न्यायालय की एक श्रृंखला स्थापित की इसने। दीवानी न्यायालय में न्यायालय की इसने एक श्रृंखला स्थापित की। क्लियर। हाँ जिसमें सर। जिसमें सबसे नीचे का जो न्यायालय होता था उसको मुंसफ कोर्ट कहते थे। सबसे निचले लेवल पे होता था जो न्यायालय, ग्राम लेवल पे कहते, निचले लेवल पे मुंसफ कोर्ट होता था, जो 50 रुपए तक के मामले को सुनता था। और इसका अध्यक्ष होता था भारतीय। क्लियर है। हाँ इस सर, क्लियर। इसके ऊपर होता था रजिस्ट्रार। यह हायरार्की पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके ऊपर होता था रजिस्ट्रार का न्यायालय, रजिस्ट्रार होता था। इसके ऊपर जो होता था रजिस्ट्रार होता था, जो 200 रुपए तक का मामला सुनता था। 200 रुपए तक का मामला सुनता था, और यह यूरोपीय होता था। यह कौन होता था? यूरोपीय होता था। मतलब सबसे नीचे मुंसफ कोर्ट होता था जो 50 रुपए तक के मामले सुनता था। उसके ऊपर रजिस्ट्रार कोर्ट होता था जो 200 रुपए तक के मामले को सुनता था, और वह यूरोपीय होता था। इन दोनों के बाद अपील जो होता था जिला अदालत में जाती थी। इसके ऊपर क्या होता था? जिला अदालत होती थी। जिला अदालत होती थी।
इसके ऊपर जो होती थी जिला अदालत होती थी, जो होती थी, और ये सभी दीवानी मामलों को सुनता था। जिला अदालत जो होता था जिले के सभी दीवानी मामलों को सुनता था। और इनकी सहायता के लिए भारतीय का मतलब सभी मामलों को लिख लीजिएगा, सभी मामलों को सुनता था। और इसकी सहायता के लिए भारतीय कानून के जानकार होते थे। इसकी सहायता के लिए भारतीय कानून के जानकार होते थे। इसकी सहायता के लिए भारतीय कानून के जानकार होते थे। और जिला अदालत के बाद अगर यहां से मुकदमा आप हार गए तो इसके बाद 4 प्रांतीय अदालतें होती थी। 4 प्रांतीय अदालतें होती थी। सर इसके सहायता के लिए इसके बाद क्या बोले हैं? क्या चीज? जिला अदालत में क्या बोले उसको फिर से रिपीट जिला कर अदालत दीजिए। में सभी प्रकार के मामले यहां सुने जाते हैं। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकता था, किसी भी प्रकार का मामला, किसी भी प्रकार का मामला हो, जिला न्यायाधीश किसी भी प्रकार के मामले को सुन सकता था। क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। और इसके ऊपर होता था प्रांतीय अदालतें, जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में थी। कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में। देखिए 4 प्रांतीय अदालतें थी। यहां से अपील आप करते थे तो 4 प्रांतीय अदालतें थी, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में। ये सुनते थे। 4 प्रांतीय अदालतें होती थी, यहां पे आप कर सकते थे। ये इनको इतना पावर था कि ये किसी भी जिला न्यायाधीश को निलंबित कर सकते थे। जैसे आज हाईकोर्ट है ना, जो आज हाईकोर्ट का रोल होता है, लमसम वही रोल ये था। और यहाँ पे भी यूरोपीय लोग होते थे। यह भी जो जज होते थे यूरोपीय होते थे। यहां भी जो जज होते थे यूरोपीय जज होते थे। क्लियर है? देखिए सबसे नीचे मुंसफ का कोर्ट, उसके ऊपर रजिस्ट्रार का कोर्ट, उसके ऊपर जिला अदालत, और उसके ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें जो कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में स्थित थी। और यह 1000 तक के मामले को सुनते थे। 1000 तक के मामले को सुन सकते थे। ये जो है 1000 तक के मामले को सुन सकते थे। क्लियर है? क्लियर है सर। और इसके ऊपर होता था, कल लिखिएगा, 4 प्रांतीय अदालतों के ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत कई बार ये क्या करती थी बताओ क्या चीज? सर? ये सदर दीवानी अदालतों का क्या था? ये इसके ऊपर के मामले को सुनती थी। 1000 से ऊपर का अगर मामला है तो इसके पास जाएगा। और ये इसके जो होते थे गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद होती थी। यहाँ पे जो होते थे गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद, ये सुनते थे मामले को। सदर दीवानी अदालत में गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद होती थी। क्लियर? सबसे नीचे मुंसफ का कोर्ट, उसके ऊपर रजिस्ट्रार का कोर्ट, उसके ऊपर जिला अदालत, जिला अदालत के ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें, और प्रांतीय अदालतें के ऊपर होता था सदर दीवानी अदालत। सदर दीवानी अदालत 1000 से ऊपर तक के मामले को सुनती थी। और इसमें अध्यक्ष जो होता था, सदर जो गवर्नर होता था और उसकी काउंसिल, यही इसके मेन होते थे। क्लियर है? एकदम कूल होकर आराम से समझिए। मतलब आज भी होता ना जिला अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे ही कोर्ट का हायरार्की थी। ये बनाने वाला कार्नवालिस था। नीचे से कैसे आप यहां से मुकदमा हारोगे तो ऊपर जाओगे, कैसे लास्ट तक जाओगे, ये था। तो सबसे नीचे मुंसफ का कोर्ट था, उसके ऊपर रजिस्ट्रार का कोर्ट था, उसके ऊपर जिला अदालतें थी, उसके ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें थी, और उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत थी जो 1000 के ऊपर के मामले को सुनती थी। और वो उसका अध्यक्ष होता था गवर्नर जनरल और उसकी पार्षद। क्लियर? हाँ सर क्लियर। और इसके ऊपर का मामला अगर आता था तो इसके ऊपर का मामला जाता था क्राउन के पास, जो ब्रिटेन के राजा को क्राउन करते हैं। 5000 तक के ऊपर का मामला है तो ब्रिटेन का राजा सुनेगा। 5000 रुपए से अगर ऊपर का मामला है तो वो क्राउन, ब्रिटेन का जो राजा होगा वो सुनेगा। 5000 से अधिक तक के मामले को वो सुनेगा जो ब्रिटेन का राजा होगा, क्राउन होगा। और दीवानी न्यायालयों में हिंदुओं पे हिंदू कानून और मुस्लिम पे मुस्लिम विधि रखते थे। लिख लीजिएगा, दीवानी न्यायालय में हिंदुओं पे हिंदू कानून और मुस्लिम पे मुस्लिम विधि लागू होते थे।
दीवानी न्यायालय में हिंदुओं पे हिंदू विधि और मुस्लिम पे मुस्लिम विधि लागू होता था। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोगों को भी दीवानी अदालतों के अधीन कर दिया गया। लिख लीजिएगा, इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय लोगों को भी दीवानी अदालतों के अधीन कर दिया गया। इन जिलों में रहने वाले यूरोपीय जो अगर विदेशी भी रह रहे हैं तो उनको भी अदालतों के वो मानना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे तो अदालत के थ्रू इनको सजा दी जा सकती है, उनको भी अदालतों के अधीन कर दिया गया। सर ये वापस से बोल दीजिए, इन जिलों में रहने वाले विदेशी या यूरोपीय लोग भी, उनको भी इन अदालतों के अधीन कर दिया गया। यूरोपीय लोगों को भी इन अदालतों के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता से दूर रहने वाले यूरोपीय लोगों को वहां रहने की अनुमति तभी दी जाएगी। कलकत्ता से दूर रहने वाले यूरोपीय लोगों को वहां रहने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वो इन अदालतों की अधीनता को स्वीकार करेंगे। जब वो इन अदालतों की अधीनता को स्वीकार करेंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, कोलकाता से दूर रहने- कलकत्ता से बाहर रहने वाले, कलकत्ता से बाहर रहने वाले यूरोपीय लोगों को वहां रहने की अनुमति तभी मिलती थी या मिलेगी। कलकत्ता से बाहर रहने वाले यूरोपीय लोगों को वहां रहने की अनुमति तभी मिलेगी जब वे इन अदालतों की अधीनता को स्वीकार करेंगे। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अपने सरकारी कार्यों के लिए इन न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अपने सरकारी कार्यों के लिए इन अदालतों के अधीन उत्तरदायी बना दिया गया। सर यहाँ से वापस रिपीट कर दीजिए, यहां सरकारी तक कि अधिकारियों सरकारी अधिकारियों को भी अपने कार्यों के लिए इन न्यायालयों के अधीन उत्तरदायी बना दिया गया। यहां तक कि सरकारी अधिकारियों को भी अपने कार्यों के लिए इन न्यायालयों के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। हाँ सर आगे बोलिए, लिख क्लियर हो लीजिए। गया? जी सर। इस प्रकार से कार्नवालिस ने भारत में कानून की विशिष्टता को लागू कर दिया, कानून के शासन को लागू कर दिया, कानून की विशिष्टता को लागू कर दिया कि कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, कानून सब पे लागू होगा चाहे वो कोई भी हो। ये व्यवस्था कार्नवालिस ने भारत में कर दी। चाहे आप अंग्रेज हो, चाहे आप भारतीय हो, चाहे आप सरकारी अधिकारी हो, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा। इस प्रकार से इसने एक न्यायालय की श्रृंखला बनाई। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, सबसे नीचे मुंसफ, उसके ऊपर रजिस्ट्रार, उसके ऊपर जिला अदालत, उसके ऊपर प्रांतीय अदालत जो 4 थी, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, पटना में, और प्रांतीय अदालत के ऊपर सदर दीवानी अदालत जो गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल की थी, और सदर दीवानी अदालत के ऊपर था आपका क्राउन का साथ जो 5,000 के ऊपर का मामला सुनता था। और यहाँ पे हिंदुओं पे जो पॉइंट याद रखिएगा एग्जाम के लिए, हिंदुओं पर हिंदू विधि, हिंदू कानून लागू होता था, और मुस्लिम पे मुस्लिम कानून लागू होता था। मुस्लिम पर मुस्लिम कानून लागू होता था। हिंदू पे हिंदू कानून, मुस्लिम पे मुस्लिम कानून लागू होता था। और यहां तक कि जो यूरोपीय होंगे, जो विदेशी होंगे, उनको भी इन अदालतों के अधीन कर दिया गया। ये पॉइंट है जो मैं पूरा साम्राज्य बता देता हूं, इन अदालतों के अधीन कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को भी, सरकारी अधिकारियों को भी इन अदालतों के अधीन कर दिया गया, को भी इन अदालतों के अधीन कर दिया गया। क्लियर?
इसमें किसी को कोई डाउट हो, किसी भी लेवल पे हो डाउट तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ सर। अगर पूछा जाए कि न्यायिक सुधार बताइए तो बता सकते हैं दीवानी न्यायालय में इसने क्या क्या सुधार किए। जी सर, बता सकते हैं। तो भारत में पहली बार कानून का शासन, कानून की सोवरिटी ऑफ लॉ को स्थापित करने वाला कौन है? कानून। वाली। क्लियर। अब आता है, लिखेगा फौजदारी न्यायालय में सुधार। फौजदारी न्यायालय में सुधार। फौजदारी न्यायालय में सुधार। फौजदारी न्यायालय समझ रहा ना? कोई ऐसा जो फौजदारी न्यायालय ना समझ रहा हो? सर फौजदारी न्यायालय वही होते हैं ना सर, जो सेना वगैरह के लिए बनाए जाते हैं? अरे नहीं, अगर आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो हाँ। आप किसके कोर्ट जाएंगे? फौजदारी कोर्ट में। अच्छा, ठीक है जहां सर। आपके पक्ष में, जब जब आप किसी का मर्डर कर देती हैं, चोरी कर लेती हैं, किसी को प्रताड़ित करती हैं, तो आपके खिलाफ पुलिस मुकदमा लड़ती है। इस जी कोर्ट सर, को ठीक। कहते हैं फौजदारी न्यायालय। फौजदारी दीवानी न्यायालय, ठीक न्यायालय है होता है जब जमीन जायदाद का विवाद होता है। जैसे आपके भाई के बीच आपकी प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है या कोई ऐसा मामला चल रहा है तो दीवानी न्यायालय हो। ठीक है। ठीक है फौजदारी सर। न्यायालय में क्रिमिनल मैटर, कि अगर आपने कोई ऐसा काम किया, मर्डर कर दिया, कुछ भी गलत काम किया इस तरह का, तो फौजदारी न्यायालय होता है। मतलब सर जुर्म ज्यादा संगीन होगा तो फौजदारी न्यायालय संगीन में नहीं, जाएगा? दोनों अलग अलग नेचर है। जब आप कानून के शासन को छोड़ तोड़ेंगे, अच्छा सर, जैसे जो मान छोटे लीजिए मोटे आपने चोरी छोटे कर ली, आपने सर चोरी कर ली, जी आपने मर्डर कर दिया, जी आपने सरकारी काम में बाधा डाला, जी। मतलब जो कानून को तोड़ा है। अब दीवानी न्यायालय में कानून तोड़ने की बात नहीं है। दीवानी न्यायालय में दो लोग के बीच का विवाद हो सकता है, झगड़ा वगैरह बंटवारे का होगा। विवाद हो सकता है, भाई भाई के बीच विवाद हो सकता है, चाचा भतीजा के बीच विवाद हो सकता है। ये होता है दीवानी न्यायालय। ठीक है सर। ठीक है ना? दीवानी न्यायालय आपके घर में हो सकता है, लेकिन फौजदारी न्यायालय घर में। फौजदारी न्यायालय मतलब आपने सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को आपने तोड़ दिया। ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया? तो अभी भी जब कोर्ट में जाइएगा, जिला कोर्ट में, तो दो तरह के होंगे, क्रिमिनल कोर्ट होता है और दीवानी कोर्ट होता है। दीवानी कोर्ट में जमीन दादा, नाली, झगड़ा, विवाद जो गांव में होता रहता है वो होता है। और फौजदारी न्यायालय में जब आपने गांव वाले में किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया, तब आपके खिलाफ क्या होता है? फौजदारी न्यायालय होता है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। तो फौजदारी न्यायालय में भी इसने अनेक, पहले क्या था? भारतीय, पहले पॉइंट लिखेगा, भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय को इसने समाप्त कर दिया। मतलब जो भी भारतीय मामला सुनते थे उनके अधिकार को इसने समाप्त कर दिया। तो लिख लीजिएगा, भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय को इसने समाप्त कर दिया। भारतीय अधिकारियों के अधीन अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया। न्यायालय को समाप्त कर दिया। पहला पॉइंट, भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालयों को इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। मतलब अब भारतीय इस मामले को नहीं देखेंगे। अब ये काम किसको दे दिया? जिला न्यायाधीश को दे दिया गया। एक नया पद क्रिएट किया गया, जिला न्यायाधीश को दे दिया गया। अब ये काम कौन करेगा? जिला न्यायाधीश करेगा। यह कार्य किसको दे दिया गया? जिला न्यायाधीश को दे दिया गया। जिला न्यायाधीश जिले लेवल पे काम करेगा और इसके ऊपर छोटे मोटे मामलों को जिला न्यायाधीश देखेगा। और जिला न्यायाधीश के ऊपर बना दिया गया भ्रमणकारी कोर्ट, जो फौजदारी मामलों को देखेगा। भ्रमणकारी कोर्ट, इसको सर्किट कोर्ट भी कहते हैं, इसके ऊपर होता था सर्किट कोर्ट। सर्किट कोर्ट भी कहते थे इसको। ये होता था, जो प्रांतीय अदालतें होती थी वही भ्रमणकारी अदालतें के रूप में, सर्किट कोर्ट के रूप में काम करती थी, और ये जाके फौजदारी मामलों का निर्णय लेती थी। तो याद रखिएगा, जिला न्यायाधीश के ऊपर होता था भ्रमणकारी कोर्ट, जो फौजदारी मामले को देता था। और इन्हें मृत्यु दंड देने की भी अनुमति थी
और इसके ऊपर लिखिए भ्रमणकारी कोर्ट को लिखेगा मृत्यु दंड देने की भी अनुमति थी, लेकिन इसकी पुष्टि इसके ऊपर होता था सदर निजामत अदालत, जो सबसे ऊपर की फौजदारी न्यायालय का होता, सदर निजामत अदालत। सब भ्रमणकारी को रिपोर्ट कीजिए, क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं कि जिला न्यायाधीश के ऊपर भ्रमणकारी कोर्ट होती थी जो फौजदारी मामले को देखती थी। जो आपको दीवानी न्यायालय में प्रांतीय अदालतों को बताए है ना, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका, वही प्रांतीय अदालतें फौजदारी मामले में भ्रमणकारी कोर्ट के रूप में काम करती थी। अच्छा। जैसे आप आज भी आप जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट जज जब क्रिमिनल मैटर जिले में सुनता है तो उसको सेशन कोर्ट कहते हैं। आज भी देखिएगा जब वो वहां बैठेगा तो सेशन जज कहलाएगा और वहां बैठेगा तो जिला न्यायाधीश होगा, तो अलग अलग मैटर हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब प्रांतीय अदालतें फौजदारी मामलों को देखती हैं तो भ्रमणकारी कोर्ट के रूप में देखती थी। इनको मृत्यु दंड देने के भी राइट था। और सबसे ऊपर भारत में जो फौजदारी न्यायालय था वो था सदर निजामत अदालत, जो लिख लीजिएगा, ये आईएएस में कई बार पूछा है। सदर निजामत अदालत भारत में फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय होता था, उच्चतम न्यायालय होता था। फौजदारी न्यायालयों का जो सबसे बड़ा न्यायालय था वो था आपका क्या कहते हैं, सदर निजामत अदालत। क्लियर? गवर्नर जनरल को क्षमादान की अधिकार था, क्षमादान दे सकता था, अगर क्षमा चाहे देना तो गवर्नर जनरल क्षमा कर सकता था। ये था फौजदारी न्यायालय में सुधार। और यहां पे मुस्लिम कानून लागू होता था, यहां पे केवल मुस्लिम कानून लागू होता था। फौजदारी न्यायालय में केवल मुस्लिम कानून लागू होता था। क्यों सो? भाई शासन किसका रहा था भारत में? मुस्लिम का ही तो रहा था। भारत में शासन किसका रहा था मुस्लिम मुगल काल में? मुस्लिम का था, मुस्लिम कानून लागू था। क्लियर? क्लियर। तो ये हो गया फौजदारी न्यायालय। अब देखिए कार्नवालिस ने फौजदारी न्यायालय में कुछ परिवर्तन किए, लिखेगा कार्नवालिस ने फौजदारी न्यायालय में कुछ परिवर्तन किए, लिख लीजिएगा इस, क्योंकि मुस्लिम न्यायाधिकारी होते थे, जो काजी होते थे वही रहते थे, तो उनके लिए कुछ परिवर्तन किया गया। लिखेगा कार्नवालिस ने फौजदारी न्यायालय में कुछ परिवर्तन किए। पहला था कि हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पर बल दिया जाएगा, न कि हत्या के अस्त्र और ढंग पर। हत्या लिखेगा, हत्या करने मतलब हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पे बल दिया जाएगा। हत्या के मामले में हत्यारे के भावना पे बल दिया जाएगा। हत्या के मामले में हत्यारे की भावना पे बल दिया जाएगा। सर ये वाला बताएं, हत्यारे की भावना पर। यस एक चीज बताइए, मैं समझिए, एक एग्जांपल है, क्राइम किसे कहते हैं, थोड़ा समझिएगा। क्राइम किसे कहते हैं? आपने क्राइम किया, इसको कैसे परिभाषित करिएगा, बताइए। सर मतलब कोई ऐसा गलत काम किया हुआ है जो कानून के खिलाफ जा रहा है, कानून के दायरे में रह के ना करना। क्राइम में दो चीज होता है, एक होता है इंटेंशन, जी सर, ठीक है, और एक होता है इंटेंशन के आधार पे कार्य करना। इंटेंशन और एक्ट दोनों मिला के कहते हैं क्राइम हुआ। अब समझना इस बात को, बड़ी शानदार चीज है। जैसे सपोज करो आप गाड़ी लेके कहीं जा रहे हो रात को, ठीक है, आपको ये पता है कि इस पेड़ के लग भूत रहता है, आपको ये पता है, पहले से बचपन में सुनो कि यहाँ भूत रहते हैं। आप रात को जा रहे हो गाड़ी लेके, अचानक गाड़ी वहीं बंद हो गई और आपको लगा भूत है और आपको कुछ दिखाई दिया, आपने गोली चला दिया, तो क्या आपका मारने का भावना था? नहीं सर। आपने कार्य कर दिया कि लगा भूत है, वो आदमी था, मर गया। जी सर। तो यहाँ इंटेंशन नहीं है ना, यहाँ तो कार्य आपने कर दिया, लेकिन आपका मारने का किसी का इंटेंशन नहीं था। नहीं था। तो यहाँ पे पूर्णतः आप दोषी नहीं माने जाओ। कई बार क्या होता है कि इंटेंशन हमारा होता है, हम इसको जहर दे देंगे तो ये मर जाएगा। जी सर। हमारा इंटेंशन, तो क्राइम में इंटेंशन देखा जाता है।
हाँ, सोच आपका भी होनी इंटेंशन, चाहिए। कई बार क्या होता है अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, हम जिम्मेदार, हम चाहते नहीं है फिर भी अनजाने में हो जाता है। गलती तो जी वहां पे सर। 302 लागू नहीं होगा, क्योंकि हमारा मकसद मारना नहीं था, अनजाने में ये चीजें हमसे हो गई। हो गई, या हमने अपनी जान बचाने के लिए या डर के मारे हमने चला दिया, हमें ये पता नहीं था। यहाँ हमारा इंटेंशन नहीं है। तो क्राइम में जब हम क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं तो वकील वहां इंटेंशन दिखाता है कि इंटेंशन था कि नहीं, मतलब मेरा उद्देश्य मारने का था कि नहीं। तो यहाँ पे वही इंटेंशन की बात की गई कि ऐसा नहीं कि आपने मार दिया, हत्या की भावना पे बल दिया जाएगा कि इंटेंशन है कि नहीं, न कि हत्यारे के अस्त्र शस्त्र पे बल दिया जाएगा। पहले क्या था, हाथ के बदले हाथ, मुस्लिम कानून कान के बदले कान, ये नहीं होगा। ठीक है, इंटेंशन देखा जी जाता है। सर। ये बात समझ में आया? तो आज भी जब हाँ, आप कुछ करते हो तो इंटेंशन देखा जाता है कि इंटेंशन था कि नहीं था, मतलब हम मारना चाहते थे या ऐसा कि नहीं था, वो इंटेंशन देखा जाता है। कई बार सर क्या होता है एक्सीडेंट। एक्ट हो जाता है, हमारा इंटेंशन नहीं होता। जी सर। मेरी बात समझ में आया? जी सर, आगे। हम कई पूछे व्हाट इज क्राइम, इंटेंशन प्लस एक्ट दोनों मिला के क्राइम होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। इसके बाद पहला तो परिवर्तन किया कि हत्यारे के भावना पे बल दिया जाएगा। दूसरा इसने परिवर्तन किया कि मृतक के अभिभावक की इच्छा से क्षमा नहीं किया जाएगा। पहले क्या था कि जिस व्यक्ति के मारे हो उसका पिता या उसके घर वाले बोलेंगे इसको मारो या क्या करो। अब अभिभावक से मतलब नहीं है, कानून के अनुसार कार्य होगा। लिखिएगा, मृतक के अभिभावक के आधार पर क्षमा करने की परंपरा को बंद कर दिया गया। मृतक के क्षमा करने की परंपरा को बंद कर दिया गया। वो बंद कर दिया। पॉइंट क्लियर? मतलब ये नहीं कि आप जो कहोगे वो उसको इसके आधार पे, मतलब ये भी कहा गया है कि गंभीर मामलों में अंग और कैद की सजा, मतलब कड़ी कैद की सजा की आज्ञा दी गई। आपका अंग शरीर नहीं काटा जाएगा, अंग विच्छेदन नहीं। पहले क्या था, हाथ काट लिया जाता था, कान काट लिया जाता था, तो अंग विच्छेदन की को भी समाप्त कर दिया गया। जी सर। अब आपको कड़ा कैद की सजा दी जाएगी, 20 साल 50 साल 100 साल ये किया जाएगा, न कि आपका शरीर काट लिया जाए, अंग भंग कर दिया जाए, ये नहीं किया जाएगा। ये परिवर्तन किया गया और इस तरीके से हम देखें तो विधि का शासन लागू कर दिया गया, कानून की विशिष्टता को लागू कर दिया गया फौजदारी न्यायालय में कि कानून के आधार पे आप जितना मर्डर किए हो आपको आजीवन कारावास मिले, मृत्यु दंड मिले, लेकिन ये नहीं कि आपका कान काट दिया जाएगा, आपका वो नाक काट दिया जाएगा, ये चीजें अब नहीं होंगी। क्लियर? जी सर, क्लियर। ये था दीवानी और फौजदारी न्यायालय में कार्नवालिस के सुधार। इस प्रकार लिखिएगा, पूरा लाइन में लिखिएगा, कार्नवालिस ने इस प्रकार से भारत में विधि के शासन को, विधि के विशिष्टता को स्थापित किया, विधि के विशिष्टता को स्थापित किया, विधि के विशिष्टता मतलब विधि के सरोजता को स्थापित किया कि विधि के आधार पर ही सब कुछ होगा। अच्छा। क्लियर? लेकिन अगर उस समय के अकॉर्डिंग देखें तो समय के अनुसार कानून एक तो महंगा हो गया, आम आदमी के बस की बात नहीं थी, महंगा हो गया और इतना लंबा हो गया कि यहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, तो एक तरीके से महंगा और धीमी गति, डिले करने वाला हो गया। वकीलों का राज यहीं से चालू होता है, महंगा हो गया, धीमी गति वाला रहा, आम आदमी के पहुंच के बाहर था, आम आदमी के पहुंच के बाहर था। पहुंच के बाहर था, तो ये रहा। लेकिन ये तो चीजें अलग है, लेकिन पहली बार इसने इस चीज को लागू करने की कोशिश की और ये चीजें भारत में लागू हो गई। ये सर कौन सा पीरियड है? ये 1793 का है, 85 से लेकर 90 तक के बीच की बात है, 18th सेंचुरी की बात है। क्लियर? वही कार्नवालिस से बता रहे, जो कल हम जमींदारी बंदोबस्त बता रहे थे उसी को बता रहे कि पहली बार अंग्रेजों ने केवल जीता ही नहीं, कुछ भारत में काम भी किए। तो आज कानून का शासन हम देख रहे हैं, विधि की ये शुरुआत करने वाले कौन थे? लोग, यही लोग। क्लियर?
जी तो सर। सर ये सब में जैसे कि उस टाइम भी अभी वो कलेक्टर मजिस्ट्रेट को नहीं लागू किया था कोई मैं कानून? जिला लेवल पे मजिस्ट्रेट था ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो बोला नहीं मैं आपको शुरू में? देखिए मैं बोला हूँ शुरू में, देखिए यहाँ पे क्या लिख बोला हूं मैं कि भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। तो जिला न्यायाधीश क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही तो कहेंगे इंग्लिश में इसको। जिला लेवल पे जिला न्यायाधीश की नियुक्ति तो कर दी गई ना। सर आज भी जैसे कि मैं सर इधर जिला मजिस्ट्रेट और ये अलग होते हैं, कौन? ये कलेक्टर। हाँ, कल देखिए, एक होता है डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है, डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है ये जिला न्यायाधीश के रूप में काम करता है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कार्यकारी कार्य करने होते हैं, और न्यायिक कार्य कोर्ट में जिला में वो करता है, डिस्ट्रिक्ट जज करता है। हल्का फुल्का काम डिस्ट्रिक्ट जो जज जो क्या कहते हैं आपका डीएम होता है, डीएम थोड़ा सा केवल मजिस्ट्रेट का काम करता है, जैसे धारा 144 लागू करना हो या इन मामलों में, कार्यकारी मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाता है, नहीं तो पूरा काम डिस्ट्रिक्ट जज करता है। ठीक, समझ रहे बात को? तो अब जो काम करता है पूरा न्यायालय का काम डिस्ट्रिक्ट जज करता है, केवल कुछ मामलों में जो डीएम होता है या एसडीएम मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाते हैं, जैसे दंगा हो रहा हो, धारा 144 कब लागू होगा, जेलों में सुधार कैसे हो, इन मामलों में मजिस्ट्रेट की भूमिका निभाते हैं, वरना सब काम डिस्ट्रिक्ट जज करता है। क्लियर? गॉट इट। अब आता है, लिखिएगा कार्नवालिस कोड। कार्नवालिस कोड क्या है? कार्नवालिस कोड ये बताएगा। आप सुने होंगे, थोड़ा सा समझिएगा इसको जानने के पड़े। लोकतंत्र का तो नाम सुने ना, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यस सर। इसके 3 पिलर होते हैं, इसको पहले समझ लीजिएगा। एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है आपका विधायिका, विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम होता है नीति को लागू करना, नीति को लागू करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव, नीति को लागू करना। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव लिख लीजिए, एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिव। ठीक है। और विधायिका को कहते हैं लेजिस्लेटिव। हाँ। विधायिका का काम होता है पॉलिसी को बनाना, नीति को बनाना, मेकिंग द लॉ। जो अभी नेता करते हैं। नहीं, पार्लियामेंट। हमारी विधायिका का नाम क्या है? पार्लियामेंट, संसद। और न्यायपालिका का पता है, निर्णय देना, जुडिशरी। जुडिशरी। ये 3 पिलर होते हैं, 3 पिलर के आधार पे ये काम होता है। लेकिन अब एक चीज बताओ, अगर यही कार्यपालिका ही कर लगाए और यही निर्णय करे तो गलत है कि नहीं? हम ही अपने काम के खिलाफ कैसे निर्णय कर पाएंगे? हम ही गलत करके और हम ही खुद ही निर्णय करें, तो कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करने वाला वो कौन है? कार्नवालिस कोड है। तो लिखिएगा, समझ में आया? इनको अलग अलग किया। हाँ सर। 3 पिलर होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। किसी को यहाँ दिक्कत हो तो बताए। नहीं सर। ये क्लियर है? अब लिखिएगा कार्नवालिस कोड में, लिखिएगा 1793 में कार्नवालिस ने कार्नवालिस कोड प्रस्तुत किया। 1793 में कार्नवालिस कोड प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किया 1793 में कार्नवालिस कोड प्रस्तुत किया, जो शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था, जो शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था, करण पे आधारित था। जो शक्ति के पृथक्करण पे आधारित था, सेपरेशन ऑफ पावर पे आधारित था। इसने क्या किया? कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्ति को लेकर जिला न्यायाधीश को दे दिया। कलेक्टर की, अभी तक कलेक्टर सभी काम कर रहा था, तो अब कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्ति लेकर, कलेक्टर की न्यायिक
और फौजदारी शक्ति लेकर न्यायिक और फौजदारी शक्ति लेकर जिला न्यायाधीश को दे दिया, जो अभी मैं बता रहा था, जिला न्यायाधीश को दे दिया। मतलब अब कलेक्टर केवल कर वसूलेगा और न्याय कौन करेगा? जिला न्यायाधीश। जिला इसी न्यायाधीश को कहा जाता है कार्नवालिस कोड, मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर दिया। मेरी बात समझ में आया कि कार्य अब केवल कलेक्टर, पहले क्या था, कलेक्टर ही सब करता था, वही कर वसूल रहा, वही न्याय कर रहा, तो अपने ही खिलाफ कोई व्यक्ति न्याय करेगा? तो यहाँ पे इसने क्या किया, कलेक्टर के कार्य को केवल कर वसूलने का कार्य देके अन्य कार्य को न्यायिक और फौजदारी शक्तियां लेके किसको दे दिया? जिला न्यायाधीश को। जिला न्यायाधीश को। अब आज होता है ना डीएम और जज कहते हैं ना जिले लेवल पे, तो इसने क्या किया, जिला न्याय, मतलब कि तुम कार्य करो, न्याय कोई और करेगा। अगर आपको डीएम के खिलाफ लगता है कि डीएम आपके साथ गलत किया, तो आप कोर्ट में जाते हो ना, वहां सुनने वाला व्यक्ति कोई और होता है। तो ये जो परंपरा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति के पृथक्करण को लागू करने वाला कार्नवालिस था। आ गया सर, समझ। कोई दिक्कत हो तो बताए। नहीं सर। किसी को कोई एक आईएएस में 2-3 बार पूछा गया कार्नवालिस कोड क्या है, तो कोई डाउट हो किसी को तो बता। सर जैसे कि ये जो 3 पिलर थे, इसको बोलते हैं भारत सरकार के 3 अंग। हाँ, लोकतंत्र के पिलर, भारत सरकार, पूरे दुनिया में लोकतंत्र में 3 पिलर होते हैं। अच्छा, ये 3 पिलर से चल रहा है लोकतंत्र? हाँ, इन्हीं 3 पिलर से कहते हैं, डेमोक्रेसी के 3 पिलर होता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सर ये इंडिया में लागू करने वाला है कार्नवालिस? हाँ, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को लाने वाला कार्नवालिस। ये लोकतंत्र को लाने वाला नहीं है? लोकतंत्र कहीं तो राजा के अधीन थे ना, ये तो सुधार है ना, प्रशासनिक सुधार। 1947 के बाद जब हम आजाद हुए, तब ना डेमोक्रेसी को अपनाए हम, लोकतंत्र को। चुनाव होगा, अभी चुनाव कहाँ हो रहा है? हाँ, अच्छा। ये तो प्रशासनिक सुधार है ना ये। अच्छा, ये लोगों का कब्जे वाली जगह पे। हाँ, ये तो हम ये बस, लेकिन ये सुधार यहाँ भी लागू हुआ। जैसे मान लो आप ही को हम कर वसूलने के लिए दे दें, आप ही को न्याय करने के लिए दे दें, तो जो आप कर वसूल के किसी से ज्यादा लाओगे, तो अपने खिलाफ न्याय करोगे आप? अपने ही कार्य के लिए आप अपने को गलत मानोगे कभी आप? कभी नहीं। तो इसीलिए न्याय के कार्य को अलग कर दिया गया और जिला, एक अलग पद बनाया गया, जिला मजिस्ट्रेट, जो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, जो न्याय का कार्य करेगा, जिससे लोग विश्वास कर सके, क्योंकि वो काम तो नहीं कर रहा, तो न्याय करेगा। तो काम कर कौन वसूलेगा? कलेक्टर। अभी तक कलेक्टर ही सभी काम कर रहा था, तो कलेक्टर से न्यायिक कार्य लेके अलग कर दिया। कलेक्टर अब न्यायिक कार्य नहीं करेगा। क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर। ये है कार्नवालिस कोड। अब लिखिए कार्नवालिस के पुलिस सुधार क्या किए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा मेंस के लिए, काफी क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे जाते हैं। कार्नवालिस कोड कब से 3 से 4 बार आईएएस में पूछा गया। पुलिस सुधार लिखिएगा, कार्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था में भी काफी सुधार किए। पहला पॉइंट, पुलिस के कर्मचारियों में ईमानदारी लाने के लिए, पुलिस के कर्मचारियों में ईमानदारी लाने के लिए कार्नवालिस ने उनके वेतन बढ़ा दिए। सबसे पहला काम किया, वेतन बढ़ाया, पुलिस कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया, तथा चोर और डकैतों को पकड़ने पे, हत्यारों को पकड़ने पे पुरस्कार की परंपरा चालू की। चोर, डकैतों और हत्या को पकड़ने पे पुरस्कार की परंपरा चालू की, मतलब मोटिवेशन मिले, जिससे लोग क्या करें, ये कर पाए। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार, जो पहले पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते थे, जमींदारों के पुलिस अधिकार को समाप्त कर दिया। जमींदारों को के पुलिस अधिकार को, जमींदारों के पुलिस कार्य को समाप्त कर दिया, पुलिस के कार्य को समाप्त कर दिया। अब जमींदार पुलिस के कार्य नहीं करेंगे।
इसको समाप्त कर दिया। तो दूसरा वाला क्या बोले हैं? मतलब अभी तक जमींदार गांव में पुलिस की भूमिका निभाते थे, उनके इस अधिकार को समाप्त कर दिया। क्लियर? हाँ सर क्लियर। यह कार्य मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। अब पुलिस की भूमिका कौन निभाएगा? वही मजिस्ट्रेट। पुलिस का कार्य किसको दे दिया गया? मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। पुलिस का कार्य मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। पुलिस का कार्य मजिस्ट्रेट को दे दिया गया। प्रत्येक जिले को लिखेगा, प्रत्येक जिले को 400 वर्ग में डिवाइड कर दिया गया। प्रत्येक जिले को 400 वर्ग मीटर में विभाजित कर दिया गया, प्रत्येक जिले को 400 वर्ग मील क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया और वहां पे प्रत्येक क्षेत्र में दरोगा और उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी रख दिया गया। प्रत्येक जिले में 400 वर्ग मील पे एक दरोगा और पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई, चौकी बना दी गई, जहां एक दरोगा होगा और पुलिस कर्मचारी होंगे और पुलिस होंगे। ये 400 वर्ग मील पे एक चौकी होगी प्रत्येक जिले में, जो पुलिस व्यवस्था का कार्य करेगा। मतलब इसने पुलिस में क्या सुधार किए, मैं फिर से बता दूं। सबसे पहला कि जब वेतन कम होगा तो आदमी गलत काम करेगा ही, तो सबसे पहले पुलिस अधिकारियों के वेतन को बढ़ाने की कोशिश की कि वेतन बढ़ा दिया जाए जिससे ये ईमानदारी से काम करें। तो पहला काम इसने किया, वेतन को बढ़ा दिया। चोर डकैत को पकड़ने पे पुरस्कार देने की परंपरा चालू की। जो भी चोर और डकैत पकड़े जा रहे हैं उन पकड़ने पे मोटिवेट करने के लिए पुरस्कार देने की परंपरा चालू की। अभी तक जमींदार पुलिस के कार्य करते थे गांव में, उनसे ये अधिकार ले लिया। अब जमींदार पुलिस के कार्य नहीं करेंगे, इसके लिए एक अलग जिला न्यायाधीश से काम करेगा, पुलिस का कार्य करेगा। और मजिस्ट्रेट को दे दिया गया और प्रत्येक जिले में 400 वर्ग मील क्षेत्र पे एक पुलिस चौकी बना दी गई जिसमें दरोगा होगा और एक कुछ उसकी सहायता के लिए कुछ पुलिस कर्मचारी होंगे जो सुरक्षा का कार्य करेगा। इस प्रकार से इसने ये पुलिस में सुधार किया कार्नवालिस ने। ये पूरे के पूरे थे कार्नवालिस के सुधार। इसके अलावा ईमानदारी लाने के लिए कार्नवालिस ने उपहार और अंग्रेजी कर्मचारियों के निजी व्यापार पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। उपहार और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। उपहार और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किसी प्रकार का निजी व्यापार, उपहार लेना पूर्णतः प्रतिबंध करा दिया कि ईमानदारी लाने की कोशिश की। ये था कार्नवालिस के प्रशासनिक सुधार। किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताएं। ये कार्य कार्नवालिस ने किया, इसलिए कार्नवालिस को कहा जाता है कि भारत में प्रशासनिक सुधार लागू करने वाला कौन है, एक प्रशासन को कार्नवालिस। वाला कौन है? कार्नवालिस। फिर से पूरा बता दूं, मैंने बताया कि कार्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में सुधार किया। पहली बार दीवानी और फौजदारी न्यायालय में सुधार किए। दीवानी न्यायालय में एक श्रृंखला बनाई, जो सबसे नीचे मुंसफ का कोर्ट होगा, उसके ऊपर रजिस्ट्रार का कोर्ट होगा, उसके ऊपर जिला अदालत होगी, उसके ऊपर 4 प्रांतीय अदालतें होंगी, उसके ऊपर सदर दीवानी अदालत होगा और सबसे ऊपर आपका क्राउन का कोर्ट होगा। हिंदुओं पे हिंदू विधि, मुस्लिम पे मुस्लिम विधि लागू होंगे। ये दीवानी न्यायालय में सुधार किया। और जो भी व्यक्ति रहेगा जिले में उसको कानून को मानना पड़ेगा। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों को भी दीवानी न्यायालय के अधीन कर दिया। फौजदारी न्यायालय में मुस्लिम कानून ही लागू होगा, लेकिन यहाँ पे भी जिला न्यायाधीश देखेगा और उसके ऊपर प्रांतीय अदालतें जो दीवानी न्यायालय का कार्य करती थी वो सर्किट कोर्ट के रूप में फौजदारी मामले में कार्य करेंगी। और सबसे ऊपर होगा सदर निजामत अदालत, जो उच्चतम न्यायालय होगा फौजदारी मामलों में। हत्यारे की भावना पे ज्यादा बल दिया जाएगा। मृतक के परिवार वालों की मर्जी से कोई काम नहीं होगा। कानून के शासन को लागू करने की कोशिश की गई। अंग भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि कैद की सजा दी जाएगी, ज्यादा से ज्यादा कैद दीजिए, इस प्रकार की परंपरा को इसने लागू किया। कार्नवालिस कोर्ट मतलब कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करा दिया इसने। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों को अलग अलग कर दिया, कार्नवालिस कोर्ट के रूप में लागू किया। ये पूरा का पूरा काम था कार्नवालिस का,
किसी को कोई डाउट हो, कोई मुद्दा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और याद रखिएगा काफी पूछा जाता है यहाँ से। सर इसमें जब ये सुधार कर रहा था, हाँ, तब उस टाइम ये इंग्लैंड में वो कोई कानून पारित करना जरूर नहीं थी कि इंग्लैंड से मतलब नहीं था, नहीं तो भारत में प्रशासनिक सुधार कर रहा था ना। इंग्लैंड के थ्रू तो एक्ट आया था ना, देखिए 1773 का चार्टर एक्ट आया था। इसके बाद आपने बताया था कल 1786 के एक्ट के तहत इसको भेजा गया। ये तो यहाँ पे काम कर रहा था ना कि कैसे प्रशासन को इस्टेब्लिश किया जाए, प्रशासन को कैसे स्थापित किया जाए। इंग्लैंड से कोई ये यहाँ पे शासन को कैसे किया जाए जिससे अंग्रेजी शासन को बेहतर बनाया जा सके और लंबे समय तक अंग्रेज शासन कर सके, उसके लिए काम कर रहा था। क्लियर? और कोई डाउट? क्लियर सर। तो इस प्रकार से कार्नवालिस हमने बता दिया। आप एक बार और कार्नवालिस को देख लीजिएगा, किसी को कोई, लेकिन याद रखिएगा मेंस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता है। इसलिए मैंने कल अस्थायी बंदोबस्त बताया पूरा, आज हमने इसका न्यायिक सुधार बताया, पुलिस में क्या सुधार किए इसने, क्या क्या सुधार रहा है मैंने बता दिया। अब आपका काम है, आप आज देख लो, क्वेश्चन लगा लो प्रीवियस ईयर पेपर का। अब कोई भी डाउट आता है तो कल आप हमसे पूछ लीजिए। कल चालू होगा वेलेजली कि सहायक संधि क्या है, सहायक ठीक है संधि सर। क्या होता है, ये चालू होगा कल की क्लास में। क्लियर? ठीक है सर। डाउट हो, कोई मुद्दा हो तो बताइए। चलिए ठीक है, तो कल की क्लास में फिर मिलते हैं, कोई दिक्कत। थैंक यू सर। बाय सर।